अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी अप्रोच है जो हम करने जा रहे हैं वो है टू परफॉर्म एंड स्पीक द सीवीएस शॉर्ट केस। तो ये जो हमने स्कीम लिखनी है, स्कीम में जो है ना हमने सबसे पहले तो इसकी प्री रिक्वेजिंग उम्मीद है कि आपका स्टडी पार्टनर आपके साथ होगा और आपने अपनी जो नोट्स बुक बना रहे हैं जहाँ पे अपनी स्कीम्स लिख रहे हैं तो वो भी आपके पास होगी। तो हमने ये आज जो स्कीम रिहर्सल करनी है वो है कार्डियोवास्कुलर स्कीम के हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू स्पीक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट कमांड्स इन द केस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर शॉर्ट केस। तो इसमें चार डिफरेंट तरह की कमांड हो सकती है। सबसे पहली कमांड जो आमतौर पे ज़्यादा पूछी जाती है, एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम एंड प्रोसीड। दूसरी इंपॉर्टेंट कमांड ये हो सकती है, एग्जामिन द जेवीपी एंड प्रोसीड। तीसरी कमांड हो सकती है, एग्जामिन द पल्स एंड प्रोसीड। और बाज़ का तो एक दो दफ़ा ये भी देखा गया एग्जाम के अंदर के एग्जामिन द पल्मनरी एरिया ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो ये चार मुख्तलिफ तरह से कमांड दी जाती है। तो इसमें हम जो कमांड अभी करेंगे वो प्रिकॉर्डियम करेंगे, इसमें बाकी तीनों कवर हो जाएंगी। तो मैं आपको ये जैसी पल्स करेंगे या जेवीपी करेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा कि पल्स के अंदर और ये अगर मेन कमांड होगी तो क्या करना है, अगर ये एक्सटेंशन का पार्ट होगा तो आपने उसको कैसे शॉर्ट करना है। ठीक है। तो इसी को मैं दरमियान में बता दूंगा और ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी पल्स एंड प्रोसीड में यही होता है कि इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर पल्स का एग्जामिनेशन आएगा तो वो ज़्यादा चांस ये हो सकता है कि उसकी जो है लेफ्ट साइड की पल्स ना आ रही हो या राइट साइड की पल्स ना आ रही हो। तो उसके अंदर जो है वो जैसे टाकायासु आर्थराइटिस का केस हो सकता है, सर्वाइकल रिप का केस हो सकता है, या कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में रेडियो फेब्रल डिले हो सकता है। ठीक है। तो ये चार कमांड है, इनमें से कोई भी कमांड मिलेगी आपने इसको लिसन करना है कमांड को एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो अब हमने एग्जामिनेशन में रूम में गए तो हमने सबसे पहले कमांड को लिसन किया और लिसन करके अपनी कमांड फोकस कर लिया। नाउ मूव टू द पेशेंट। ठीक है। तो अब पेशेंट की तरफ जब आपने मूव किया तो सबसे अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमने हर शॉर्ट केस की स्कीम के अंदर लिखा है वो है टू टेक द इंट्रो एंड कंसेंट। आपने पेशेंट के साथ, अब इसके तीन पार्ट हमने लिखे थे। सबसे पहले कि आपने पेशेंट से इंट्रो करना, मेरा नाम ये है, आपका अपना नाम है, वो उनका नाम ले लेना। अच्छा जी मैं, उसके बाद आपने कंसेंट लेनी। कंसेंट में यही है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि मुझे आपकी छाती के मुआयने का कहा गया, उसके लिए कपड़ा हटाना होगा। तो अगर आप चाहें तो आपके साथ जो फीमेल अटेंडेंट है हम उनको साथ बुला लेते हैं। तो क्योंकि ये प्रीकॉर्डियम का पेशेंट है तो इसके अंदर मेल के लिए तो मसला नहीं होता एक्सपोजर चेस्ट का एक्सपोज करना। तो फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल के थ्री स्टेप्स है, यानी कि जो पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा कंसेंट, ये उर्दू में लिखने हैं आपने। ठीक है। कि फीमेल होगी तो मैंने उसके उर्दू में जो भी आपने जुमला बोलना है तो वो आपने लिखना है। उसके फीमेल चैपरॉन को बुलाने के लिए जो भी चैपरॉन बुलाना है आपने, तो वो आपने उर्दू में लिख लेना है कि जी ये जुमले मैंने बोलने हैं वहाँ पे। तो अगर तो वो उसके साथ को खड़ा होगा तो वेल एंड गुड, बस प्राइवेसी को मैंने देखना दूसरा स्टेप। ठीक है। फीमेल शेपरॉन का होना और प्रॉपर प्राइवेसी का होना प्रीकॉर्डियम एक्सपोज करने से पहले, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेजिंग है। उसके बगैर आपको एग्जामिनर आगे नहीं जाने देगा और यूजुअली एग्जामिनर इसमें आपको हेल्प कर देगा। तो पहला इंट्रो हो गया, दूसरा आपने उसका प्रॉपर जो है कंसेंट ले ली उससे रिकॉर्डिंग को एग्जामिन और एक्सपोज करने की। और तीसरा पार्ट जो हमने कंसेंट के अंदर लिखा हुआ था वो ये था कि आपको कहीं छाती के अंदर दर्द तो नहीं है ताकि मैं एहतियात से करूं, या जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर कोई दर्द जहाँ पे हाथ लगाने से या हरकत करने से दर्द होती है। तो आमतौर पर इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि यहीं पे हम सिर्फ चेस्ट की सिर्फ इजाज़त लें एग्जामिन करने की या पूरी होल बॉडी की। तो आप जो है पहले उसको बता दें कि मुझे छाती के माने का कहा गया। तो अगर वहाँ पे आपको कहीं दर्द वगैरह तो मुझे बता दें। बाज़ का स्टर्नल स्कार होते हैं तो उसमें पेन हो सकती है, तो आप बताएं ताकि मैं एहतियात से मुआयना करूं, या इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में ताकि हो सकता है मैं बाकी मुआयना आपका करना चाहूँ तो आपको वहाँ पे दर्द ना हो। तो ठीक है, ये पहले ही अगर आप कंसेंट ले लेंगे, बाकी जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाएं वो भी ले सकते हैं लेकिन टाइम ज़ाया होता है। तो यहीं पर आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप अपने इंट्रो और कंसेंट के ले लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है एक्सपोजर एंड पोजीशन। एक्सपोजर यही है प्रीकॉर्डियम में आपने सारा एक्सपोज करना है 45 डिग्री के ऊपर उसको जो है आपने बेड के अंदर काउच के अंदर लाई प्रॉप अप करना है। देन इज द जनरल लुक। तो जनरल लुक के अंदर हमने चार चीजें लिखी थी। सबसे पहले हाउ व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट, यंग एज है, मिडिल एज है या ओल्ड एज है। हाउ इज सिटिंग इन द बेड कंफर्टेबली आर टेकिपनिक प्रॉप्ड अप 45 डिग्री इन द बेड। तो ये आपका पहला चीज होगा, उसकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या और उसकी पोजीशन इन द बेड क्या। दूसरे नंबर पे हमने लिखा था कि इसकी एसेसरीज नोट करनी, कोई भी चीज, आईवी लाइन, फोलिस कैथेटर, पिस्टल, एनजी, फोलिस, जो भी लगा होगा हमने वो नोट कर लेना है। तीसरे नंबर पे हमने इसमें लिखा था कि व्हाट इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस, माल नरिश्ड है या हमें गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। हमने उसके टेम्पोरल देखे थे और हमने इसके लिम्स देखे थे, वहां से हमने अंदाजा लगाया था। और हमने अंदाजा लगाया था कि हाइड्रेटेड है, वेल हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है। तो तीसरा पॉइंट हमने जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस और हाइड्रेशन स्टेटस यहाँ से नोट कर लिया।
और अगर आपको जो है उसके लिप्स या नोज लग रहे हैं तो उसको नोट कर लेंगे, अदरवाइज देर इज कोई अगर फाइंडिंग नहीं है तो भाई ये 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे हमने लिखा था जनरल लुक के अंदर फेसेस। तो आमतौर पे सीवीएस के केसेस के अंदर कोई स्पेशल फेसेस नहीं होते, जैसे जीपी के अंदर हो सकते हैं या जो है वो रिस्पिरेटरी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल फेसेस जो है सिर्फ माइट्रल फेसेस होता है, जो अगर बहुत ही क्रोनिक माइट्रल स्टेनोसिस का केस और सीवियर हो तो उसमें जो है वो हो सकता है। वो एक दफ़ा आप एवी अब्दुल्ला या किसी भी बुक से देखेंगे तो नेट पे भी तो आपको माइट्रल फेसेस मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक जो है आपने कमांड को लिसन कर लिया, आपने इंट्रोड कंसेंट ले लिया, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन के ऊपर जो है वो बिठा लिया और पेशेंट के जो है 4 चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। ये चीज़ें नोट करने के लिए सिर्फ 10 to 20 सेकंड लगते हैं, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ उसकी एवरेज जिस तरह बैठ के हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब चले जाते हैं हम मेन हम प्रीकॉर्डियम की कमांड के ऊपर, जो कि हमें मेजर कमांड मिली है। तो उसके वही पोर्शन है, इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन इसमें हम ओमिट कर देते हैं और ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के ऊपर अब आपने 4 चीज़ें लिखनी है। 4 चीज़ें क्या है कि मैंने ब्रेन से अपनी आइज़ को कमांड देनी है कि लुक फॉर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पल्सेशन इन द प्रीकॉर्डियम, जो हमने एरिया ऑस्कल्टेट करना है, ये पूरे का पूरा एरिया जो हमने एरिया ऑस्कल्टेट करना है। अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट, एपिगैस्ट्रियम और सुप्रास्टर्नल, इन एरिया के अंदर कोई पल्सेशन मिल रही है। तो पहली चीज मैंने आइस के जरिए यहाँ पे नोट करनी है पल्सेशन, वो एरिया जहाँ के ऊपर मैंने ऑस्कल्टेट करना है। अपोजिट साइड ऑफ द चेस्ट, ये जो अक्सर बाज़ का जो है वो आपके पास केस साइटस इनवर्सस का आ जाता है, तो आपने दूसरी साइड के ऊपर भी देखनी है कहीं पल्सेशंस तो नहीं मिल रहे। तो एक जहाँ जहाँ पे आपने ऑस्कल्टेट किया वहाँ पे पल्सेशन देखनी है, सुप्रास्टर्नल और एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर पल्सेशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरे नंबर पे देखना कोई स्कार मार्क सेंटर के अंदर स्टर्नल स्कार मार्क तो नहीं है जो कि सर्जरी को जाहिर करता है। तीसरा यानी बल्ज तो नहीं हो सकता, कोई इम्प्लांटेबल जब भी कोई चीज़ इम्प्लांट काटने की तो बल्ज वगैरह हो सकता है, तो बल्जिंग तो नहीं है। चौथी चीज़ है चेस्ट डिफॉर्मिटी। तो मैंने आई को अपने कमांड दी कि 4 चीज़ों के बारे में मुझे बताए, एनी एरिया जहाँ पे पल्सेशन मिल रही है, दूसरा कोई स्कार मार्क, तीसरा कोई बल्ज, चौथी चीज़ कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी। बस ये 4 चीज़ें मैंने नोट करनी है, यही 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये कि इंस्पेक्शन एपिक्स बीट के ऊपर क्या, किस लिए आपने एपिक्स बीट के ऊपर अगर कोई पल्सेशन आ रही है वो आपने नोट कर लेनी है, और जो एरिया किया वो आपने नोट करना है। उसकी डिफरेंट है अप्रोच। अगर जो है पेशेंट को अगर जो डिस्प्लेस्ड एपिक्स होगी तो एपिकल एरिया के अंदर पल्सेशन मिल सकती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट पैरास्टर्नम के साथ पल्सेशन मिल सकती है। अगर पेशेंट को जो है वो एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर पेशेंट को जो है सुप्रास्टर्नल एज वेल एज अगर चेस्ट में होगी तो आपको सुप्रास्टर्नल में पल्सेशन मिल सकती है, और अगर एब्डोमिनल एओर्टा की एन्यूरिज्म होगी तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पल्सेशन मिले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने पल्सेशन नोट करनी है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन का जो भी आपकी फाइंडिंग है, कहीं पल्सेशन, चेस्ट डिफॉर्मिटी, स्कार, बल्ज, ये आपने ब्रेन को दोबारा इनपुट दे देना है कि मुझे ये फाइंडिंग मिली है, आइदर इट इज नॉर्मल और कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है पाल्पेशन। अब पैल्पेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर के अंदर मैंने 4 चीजें नोट करनी है। मैंने अपनी पहले हमने कमांड दी थी अपने आइस को, अब ब्रेन कमांड देगा हमारे हाथ को कि 4 चीजों का आंसर करे। पहली चीज ये है कि मुझे एपेक्स बीट के बारे में बताए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव के बारे में बताए। एपेक्स बीट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को सिग्निफाई करेगी और लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को। तो इन 2 चीजों के बारे में हमने बताना है। दूसरा कोई पैल्पेबल थ्रिल है तो वह सारे एरिया के ऊपर जो हमने ये आपको ये मैन्योवर का पता तो है, ये जो है ना बिलो निपल रखना है विद द लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर हैंड रखना है और उसके बाद बेस ऑफ द हार्ट के ऊपर हैंड रखना है। तो दूसरी चीज अपने तीसरी चीज है कि थ्रिल आ रही है या नहीं आ रही, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज एनी पैल्पेबल हार्ट साउंड और रब। तो ये 4 चीजें आपने अपनी स्कीम में लिख के याद कर लेनी। पहली चीज एपिक्स बीट, दूसरी चीज लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, तीसरे नंबर पे थ्रिल और चौथे नंबर पे पैल्पेबल हार्ट साउंड एंड रब। ठीक है, तो ये 4 चीजें ब्रेन ने मुझे हाथ को कहेंगे मुझे इनका आंसर चाहिए। अब ये पिक कैसे करनी, आपने जैसे इधर हाथ रखा सबसे पहले फोकस करना है एपिक्स बीट कहाँ पे आपकी लोकलाइज हो रही है। जहाँ पे लोकलाइज हो रही है वो आपने एरिया सबसे पहले तो मेजर कर लेना है, अगर नहीं हो रही तो लेफ्ट लेटरल कर लेना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिक्स बीट इज पैल्पेबल इन द एरिया मिड स्टर्नल से इतने सेंटीमीटर इन द लाइंग पोजीशन और इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अगला जुमला बताना कि इसका करेक्टर क्या है, या नॉर्मल हो सकता है, या टैपिंग हो सकता है, या हीविंग हो सकता है। तो यही चीजें हमने यहाँ लिख ली है कि उसका कहाँ पे एरिया लोकेट कहाँ पे हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है, नॉर्मल है, टैपिंग है या हीविंग है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने पहला हाथ रखा तो एपिक्स बीट आपने कर ली, ठीक हो गया। तो यहीं पे आपने हाथ रखना है, तो यहीं पे एपिकल एरिया के ऊपर कोई थ्रिल या पाल्पेबल हार्ट साउंड मिल रही है या नहीं मिल रही, तो आपने ये भी नोट करना है। अगर आपको थ्रिल मिलती है तो साथ ही आपने करोटिड पे हाथ रख के उसको नोट करना है सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है, तो ये दो चीजें जरूर नोट करनी। तो पहला हाथ रखा एपिक्स बीट के सारे पोजीशन और करेक्टर ले लिया, थ्रिल आ रही थी तो मैंने थ्रिल का सिस्टोलिक डायस्टोलिक नोट कर लिया, और पैल्पेबल हार्ट साउंड है, जैसे जैसे आप मास्टर करेंगे कार्डियोवास्कुलर आपको पैल्पेबल हार्ट साउंड भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी मैंने नोट कर ली इसी एरिया के ऊपर। तो ये एक मैनोवर से सिर्फ एपिक्स बीट नहीं मिली, यहाँ की थ्रिल भी मिल गई, पैल्पेबल हार्ट साउंड या पैल्पेबल पेरिकार्डियल रब, ये चारों चीजें मैंने नोट कर ली। अब मैंने यहाँ पे पहला हाथ रखा साथ लेफ्ट पेरिस्टल बॉर्डर के ऊपर, तो मैंने फिर वही कोई मुझे पैल्पेबल थ्रिल है तो करोटिड के साथ मैं कंपेयर करके सिस्टोलिक डायस्टोलिक या कोई पैल्पेबल हार्ट साउंड है तो वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद है लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव। लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव के लिए एक स्पेशल मैनोवर है, हम उसको जो हार्ट को इस तरह रखते हैं, अगर जो है लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव मिल रही है तो मैं उसको नोट कर लूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बेस ऑफ द हार्ट के ऊपर हैंड रखना, और यहाँ पे फिर वही पैल्पेबल थ्रिल या कोई पैल्पेबल हार्ट साउंड मिल रही है तो वो नोट करनी है। तो एपिक्स बीट, लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव, थ्रिल, पैल्पेबल हार्ट साउंड और रब, प्रेजेंट और नॉट, साइट, थ्रिल की साइट और टाइमिंग कि कहाँ पे है, एपिकल एरिया पे है या लेफ्ट पेरिस्टर्नल बॉर्डर के साथ है या बेस ऑफ द हार्ट एओर्टिक एरिया के ऊपर है, तो जो साइट है और जो टाइमिंग है सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है वो आपने बताना है। तो ये पैल्पेशन के अंदर ये चार चीजें आपने हाथों हैंड्स ने जो ऑब्जर्व किया है वो ब्रेन को हमने कमांड दे दी। अब आइज वाली कमांड भी ब्रेन के पास चली गई है, पैल्पेशन वाली कमांड भी चली गई है। अब अगला स्टेप होता है परकशन। यूजुअली परकशन हम इसमें ओमिट कर देते हैं, हमें परकशन नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट ही चले जाते हैं हम ऑस्कल्टेशन की ओर, ठीक है। अब आप आ जाए ऑस्कल्टेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्कल्टेशन में आपने मैन्योवर क्या करना है, क्लिनिकल मेथड क्या, और उसके बाद उसको हर जगह को आपने पिक क्या क्या चीजें करनी। ऑस्कल्टेशन का एंड रिजल्ट जो हमें मिलेगा कि उसकी हार्ट साउंड्स कैसी हैं और कोई एडेड चीज मरमर रब तो नहीं मिल रही, ठीक हो गया। अच्छा, एपिक्स बीट में आपने ये चीज याद रखना कि अगर एपिक्स बीट आपको लोकेट नहीं हो रही तो आपने लेफ्ट राइट साइड ऑफ द चेस्ट जरूर देखनी है, हो सकता है साइटस इनवर्सिस का केस हो। तो अगर यहाँ साइटस इनवर्सिस का, कि अगर उधर भी ना मिले तो फिर दूसरी चीज हो सकती है कि हो सकता है आपका पेशेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन का है। तो ये जहन में रखना है कि अगर एपिक्स बीट नहीं लोकेट हो रही और पेशेंट लीन एंड थिन है, एपिक्स बीट, ये आपको वैसे ये क्लू बता रहा हूँ कि एपिक्स बीट लीन एंड थिन पेशेंट है और एपिक्स बीट लोकेट नहीं हो रही, तो ज्यादा चांस यही है कि यहाँ तो साइटस इनवर्सिस का केस है या पेरिकार्डियल एफ्यूजन का, तो उसको कंफर्म करना है। अच्छा जी, अब आ जाए ऑस्कल्टेशन के ऊपर। ऑस्कल्टेशन का पहले मेथड सीखें क्या है। आपने ऑस्कल्टेशन करनी है, स्टैथ को रखा आपने, जो एपिक्स जो है वो लोकेट कर ली हुई है, जहां पे आपने एपिक्स लोकेट वहां पे ऊपर आपने डायाफ्राम रख लेना, ठीक है, और एक हाथ जो आपने करोटिड के ऊपर रख लेना। तो आपने ये एपिक्स के ऊपर अपनी स्टैथ रखी, करोटिड के ऊपर अपना हाथ है। तो अब एरिया जो जो आपने ऑस्कल्टेट करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपने जो है एपिकल एरिया सुना, आपने साथ ट्राइकस्पिड एरिया सुना, आपने जो है A2 एरिया सुना, आपने जो है फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर P2 एरिया सुना, और फिर A1 एरिया सुना। तो यही हमारा एक जो है ना जेड टाइप शेप के अंदर हमने सारा एरिया जो है वो ऑस्कल्टेट कर। जब ये यहाँ तक हमने ऑस्कल्टेट कर लेंगे तो फिर हम स्टेथ को जो है वो बेल के ऊपर करेंगे और बेल को एपिकल एरिया के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेटरल में हम उसका एपिकल एरिया सुनेंगे। तो ये दूसरा मैन्योवर हो गया। तो पहले मैन्योवर में सिर्फ हमने ऐसे और डायफ्राम से सुना, उसके बाद फिर हमने लेफ्ट लेटरल के अंदर एपिकल एरिया सुना। अब तीसरे नंबर पे हम क्या होगा, पेशेंट को बिठा लेंगे और उसका A2 एरिया और P2 एरिया जो है हम वो उसको ऑस्कल्टेट करेंगे सिटिंग फॉरवर्ड एंड लीन पोजीशन के अंदर, A2 एरिया और P2 एरिया, और इसमें इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को होल्ड भी करा सकेंगे। तो ये टोटल 3 स्टेप प्रोसीजर होता है ऑस्कल्टेशन। अब हर स्टेप पे नोट क्या करना है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, लेकिन प्रोसीजर आपको बता दिया कि आपने पूरा यहाँ से जेड जाना है और दोबारा फिर आपने बेल के ऊपर करके सिर्फ एपिकल एरिया के ऊपर बेल रखनी है, उसे लेफ्ट लेटरल में आपको सुन लेना है। होल जो है वो सारा बेल से करने की जरूरत नहीं होती, आल दो पल्मोनरी एरिया पे बाज़ बेल करना पड़ जाता है, लेकिन आप टाइम बचाने के लिए सिर्फ एपिकल एरिया कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका पेशेंट बैठा हुआ है, आपने उसका प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट कर रही है, तो अब दोबारा आप उसको नहीं बैठा सकते, तो यहीं पे आपने अपनी कमांड बनानी है कि आप उसका ऑस्कल्टेट करें बैक को फॉर पल्मोनरी एडीमा और एफ्यूजन। तो उसकी सारी बैक को जल्दी चेस्ट में कोई एफ्यूजन वगैरह या कोई और हमें स्क्रीन कर ली रिस्पायरेटरी सिस्टम के, वहां पे तो नहीं मिला, फिर आपने दोबारा उसको 45 पे दोबारा लटा देना जो हमने बाकी एक्सटेंशन करनी है। ठीक है, तो ये मेन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। हर स्टेप पे करना क्या है वो यही लिखा है, पैल्पेट द कैरोटिड with diaphragm apex to A1 जाए with bell auscultate the apex in the left lateral position। उसके बाद sit and lean forward, hold expiration और hold inspiration, ये जो हम वो करते हैं, और auscultate back for pulmonary edema। तो ये सिर्फ मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब आ जाए कि हमने नोट कैसे करनी है चीजें। अब आपकी जो आपने सबसे पहले जो है आपका डायाफ्राम
और जो है ना आपका कैरोटिड पे हाथ है, और ऑस्कल्टेट किया आपने एपिक्स के ऊपर। अब आपने गौर क्या करना है, वही दो चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंट गौर करना है, हार्ट साउंड को सुनना है और पहले हार्ट साउंड को मास्टर करना है, उसके बाद वहाँ पे जो मरमर आ रहे हैं उसको मास्टर करना। अब जब पेशेंट जो है 45 डिग्री के अंदर लेटा हुआ है, लाइफ फ्लैट है 45 पे इन द काउच, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड वहां पे आपने कौन सी हार्ट साउंड पे फोकस करना है, सिर्फ फर्स्ट हार्ट साउंड के ऊपर। आइदर इट इज लाउड आइदर इट इज सॉफ्ट। तो आपने फर्स्ट हार्ट साउंड, क्योंकि ये माइट्रल एरिया है तो माइट्रल एरिया के अंदर ये लाउड हो सकती है, माइट्रल स्टेनोसिस होगी तो लाउड होगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी तो सॉफ्ट होगा। तो आपने सबसे पहली चीज ये नोट करनी है कि क्या मेरी फर्स्ट हार्ट साउंड मुझे आ रही है, अगर आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाउड है या सॉफ्ट है या मफल्ड है। हो सकता है कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो तो आपको वहां पे हार्ट साउंड ही इतनी अच्छी ना आ रही हो, ठीक, तो वो पेरिकार्डियल एफ्यूजन का केस हो सकता है। तो चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे स्क्रैची साउंड या रब आ रही हो, ठीक। तो आपने पहले स्टैथ को वहां पे रखा, अपने फर्स्ट हार्ट साउंड की उसको कैरोटिड का फर्स्ट हार्ट साउंड आ रही है, यस इट इज ऑडिबल। नॉर्मल इंटेंसिटी की है, यस नॉर्मल इंटेंसिटी। कैरेक्टर क्या, लाउड है, ये लाउड, इट इज लाउड और सॉफ्ट कैरेक्टर आपने पिक कर लिया। और यहीं पे आपने नोट किया कि अगर मफल्ड है तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन का केस हो सकता है, वो पिछली फाइंडिंग के साथ आप कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे पेरिकार्डियल रब तो नहीं आ रही, ठीक। तो यहाँ पे जो मरमर आती है वो पैन सिस्टोलिक मरमर आती है। जब आप लाइफ फ्लैट होता है तो सबसे कॉमन जिसके ऊपर मरमर के ऊपर नोट करना है वो है पैन सिस्टोलिक मरमर। तो आपने स्टैथ को रखा हुआ है, आपने डिसाइड कर, आमतौर पे जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड जो S1 लाउड, अगर वहां पे मरमर ना आ रहा होगा ना तो आप S1 लाउड जो है ये सीख लेंगे कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज लाउड। बाकी अगर वहां पे पैन सिस्टोलिक मरमर आ रहा होगा तो फिर आपको, वो जारी बात है, वहां पे आपको हार्ट साउंड को सॉफ्ट हो जाती है, इतना अच्छा पता नहीं चलता, MR का मरमर होता है, तो फिर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो हार्ट साउंड आपने जो भी हुआ वो डिसाइड कर लिया। दूसरे नंबर पे आपने मरमर पे फोकस किया। मरमर पे फोकस, जहां पे आपको मरमर मिला है पैन सिस्टम, दो चीजें वहीं पे करके जानी। एक तो उसकी रेडिएशन चेक करके जानी है, नंबर 1, कि कहाँ पे रेडिएशन, अगर पैन सिस्टोलिक मरमर माइट्रल रिगर्जिटेशन का होगा तो एक्सिला के अंदर रेडिएट कर रहा होगा। दूसरा, अगर वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का होगा तो वो आपको अक्रॉस द स्टर्नम रेडिएट कर रहा होगा, तो वहां पे आपने उसकी रेडिएशन चेक करनी है। वहीं पे आपने उसको जो है एक्सपिरेशन के ऊपर, अगर लेफ्ट साइडेड है माइट्रल एरिया, एक्सपिरेशन पे होल्ड करके वहां पे उसको प्रीडोमिनेंसी चेक करनी है कि एक्सपिरेशन पे मोर प्रोमिनेंट है। ये दो चीजें आपने लाजमी करके जानी है, ठीक है। तो अब आपने एपिकल एरिया सुन रही है, आपने उसके हार्ट साउंड को भी फाइनल कर, अभी मैं इसको मजीद भी बता, हार्ट साउंड को भी वहां पे फाइनल कर लिया, वहां पे पेरिकार्डियल एफ्यूजन का भी क्लू ले लिया, पेरिकार्डियल रब का भी ले लिया, और अगर पैन सिस्टोलिक मरमर आ रहा है तो उसको डिसाइड कर लिया ये माइट्रल रिगर्जिटेशन का है या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। तो ये एपिकल एरिया से आपने अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ट्राइकस्पिड एरिया पे चले जाना। ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर फिर आपने पहला गौर क्या करना है, सबसे पहले वही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर सिर्फ कोशिश करेंगे आपको कोई मरमर मिल जाए ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का, ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मरमर या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मरमर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक। तो आपने सिर्फ उसके लिहाज से ना उसका गौर कर लेना। तो पैन सिस्टोलिक मरमर अगर ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है पैन सिस्टोलिक मरमर ट्राइकस्पिड एरिया पे, वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का होता है। तो सबसे पहले आप ये गौर कर लें, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। अदर जो है वो स्टीनोटिक मरमर, जस्ट लाइक जो है वो मिड डायस्टोलिक मरमर जैसे माइट्रल स्टेनोसिस का होता है, इसी तरह ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का भी हो सकता है। तो पहला फोकस ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन पे करें, अगर वो नहीं मिल रहा तो आपने मास्टर करना है और सुनना है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का तो नहीं आ रहा, तो ट्राइकस्पिड एरिया पे सिर्फ मरमर के ऊपर गौर करना है, ठीक। एपिकल एरिया पे हार्ट साउंड पे भी गौर किया, उसकी इंटेंसिटी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, रब के लिए भी गौर किया, और पैन सिस्टोलिक मरमर पे, यहाँ पे सिर्फ मरमर के लिए आपने फोकस करना। फिर आपने ऊपर जाना है, ऊपर आ जाता है एओर्टिक एरिया, एओर्टिक 2 एरिया, ठीक है। अच्छा, अब जो एओर्टिक 2 एरिया है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, देखिए यहाँ पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर आपको हो सकता है 45 डिग्री के ऊपर आपको जो है वो मिल जाए, रिगर्ज का हॉलो मरमर आपको मिल जाए, लेकिन वो हमने सुनना है उसको बिठा के, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो प्रोमिनेंट, अगर तो मिल जाए ठीक है, आप नोट कर लेंगे मुझे एओर्टिक रिगर्जिटेशन का या कोई और मरमर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एओर्टिक एरिया पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपने सेकंड हार्ट साउंड के करेक्टर के ऊपर गौर करना है कि सेकंड हार्ट का जो एओर्टिक कंपोनेंट है, सेकंड हार्ट साउंड का जो एओर्टिक कंपोनेंट है वो कैसा है, वो लाउड है या सॉफ्ट है। लाउड जो होता है सेकंड हार्ट साउंड का A2, वो हमेशा हाइपरटेंशन के अंदर होता है, और AR हो या AS हो, दोनों में A2 सॉफ्ट होती है। बस आपने इसको पहले मास्टर करना है, और एओर्टिक एरिया के ऊपर जब वो स्पाइन में होगा तो पहली चीज एओर्टिक साउंड्स, एओर्टिक कंपोनेंट जो है सेकंड हार्ट साउंड का, वो आपने गौर करना है, उसका आपने डिसाइड कर लेना है कि ये सॉफ्ट है या ये जो है वो लाउड है।
और फिर आपने वहाँ पे अगर कोई मरमर मिल रहा है तो वो आपने पिक करेंगे एओर्टिक रिगर्ज का मरमर मुझे लग रहा है यहाँ पे आ रहा है, और मैं इसको दोबारा नेक्स्ट जब मैं इसको मैनोवर में बिठाऊंगा तो फिर इसको एक्सपिरेशन के साथ कंफर्म भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऊपर चले जाना, दैट इज द पल्मोनरी एरिया, ठीक है। अब पल्मोनरी एरिया के ऊपर फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ एओर्टिक सेकंड हार्ट साउंड के ऊपर गौर करना है। तो आपने उस पर पहला गौर क्या करना है, P2 लाउड है या नहीं है, ये आप एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। आमतौर पे आपका 70% चांस है कि हर केस के अंदर P2 लाउड मिल जाती है, या जहां भी पैरास्टर्नल हीव आपको मिले वहां पे P2 लाउड मिल जाएगी, इनडायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन आपने इसको मास्टर करना है, इन दोनों के बगैर भी P2 लाउड हो सकती है। तो आपने लाउड P2 कन्फर्म करनी, ठीक हो गया। अब यहीं पे आपने जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्प्लिट के दोनों के दरमियान कितना रिवर्स स्प्लिट जो है, फिक्स स्प्लिट है, रिवर्स स्प्लिट है, या यूजुअल स्प्लिट है। तो फिक्स स्प्लिट यहाँ पे आपने पिक करना है, ठीक है। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मरमर है उसके लिए फिक्स स्प्लिटिंग जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो यहीं पे आ रही होगी। वो जो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो पल्मोनरी एरिया पे आना है, या मिड डायस्टोलिक मरमर जो ट्राइकस्पिड एरिया में आना है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, उनसे भी ज्यादा सेंसिटिव ये फाइंडिंग है फिक्स स्प्लिट। तो जब आप पल्मोनरी एरिया P2 पे गौर करना, और P2 पे गौर करने के बाद आपने यहीं पे क्योंकि आपने P2 और A2 दोनों के साथ कंपेयर करके आपने देखना है कि स्प्लिटिंग आ रही है, पहले इसको मास्टर करना है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई मरमर मिल रहा है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, वो नोट कर लेना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने एओर्टिक एरिया पे चले जाना है, एओर्टिक 1 के ऊपर। यहाँ पे आपने फिर दोबारा सेकंड हार्ट साउंड की जो एओर्टिक कंपोनेंट्स पे गौर कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मरमर पिक कर लें, एओर्टिक स्टेनोसिस का इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसकी रेडिएशन कहाँ पे है और उसका इंस्पिरेशन के साथ करैक्टर क्या है, ठीक हो गया। तो मैं दोबारा कर देता हूँ कि मैन्योवर आपको पता चल गया कि किस तरह आपने पहले ये करना है, फिर लेफ्ट लेटरल के अंदर एपिक्स चेक करना है, और उसके बाद बैठा के आपने एरिया सुनना है। हर एरिया पे गौर क्या करना है, बस छोटा सा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि एपिकल एरिया के ऊपर आपने हार्ट साउंड के ऊपर गौर करना है। हार्ट साउंड उसकी कैसी है, मफल्ड तो नहीं है, पेरिकार्डियल फ्यूजन का केस तो नहीं है, रब तो नहीं आ रही, और पैन सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है तो उसकी रेडिएशन और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ क्या ताल्लुक है। ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर से ट्राइकस्पिड के मरमर के ऊपर फोकस करें। पल्मोनरी A2 एरिया एओर्टिक एरिया के ऊपर अगर आप हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ एओर्टिक कंपोनेंट के बारे में सोचना है कि एओर्टिक कंपोनेंट आपका सॉफ्ट है या लाउड है। लाउड है तो हाइपरटेंशन होगा, सॉफ्ट होगा तो AR और AS का मरमर होगा। और अगर आपको मिल गई एओर्टिक रिगर्ज की मरमर तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने बिठा के सुनना। और पल्मोनरी एरिया के ऊपर क्या, P2 के ऊपर आपने गौर करना है, स्प्लिट के ऊपर गौर करना, और उसके बाद यहाँ के मरमर के एरिया के ऊपर फोकस करना। और इस एरिया के ऊपर आपने एओर्टिक के ऊपर सिर्फ आपने इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर के बारे में सोचना। अब आपने ये सारा प्रोसीजर यहाँ तक कर लिया तो आपको आखिर तक पता चल गया कि मेरे पेशेंट के अंदर ऑस्कल्टेशन के अंदर 1 या 2 मरमर है, जैसे कि MS और MR भी आ रहा है और साथ TR भी आ रहा है, या पेशेंट को AS या AR आ रहा है, ठीक है, या सिर्फ एक को AS या AR मरमर है। ये तो आपके कान जो है, जब बार बार आप कार्डियोलॉजी के वार्ड में जाएंगे 2 से 3 दिन पहले आप जो है यूजुअल जो सिंपल मरमर है पहले आप उनको सुनेंगे, फिर एक ही पेशेंट के अंदर जब डुअल या ट्रिपल मरमर आ रहे हैं आप उनको आप अलग-अलग एरिया पे सुनेंगे तो आपको वो भी पिक होना शुरू हो जाएगी। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो जितना आप इसके ऊपर फोकस करेंगे उतना आपको सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आपने ये मरमर को जो है ना, आपने आपका जब आप सबसे पहले लैपटॉप के ऊपर सुने, उसके बाद जाके आप कार्डियोलॉजी के वार्ड्स के अंदर सुने। जितना सुनेंगे आपको मरमर आना शुरू हो जाएगा। पहले आपने MS और MR का मरमर पिक करना, फिर AS और AR के मरमर को पिक करना, फिर VSD और ASD के ऊपर फोकस करना है। फिर आपने को मशीनरी को जो है वो वेल्व रिप्लेस हुए में उनके जो मशीनरी मरमर्स होते हैं वो आपने सीखना है। फिर आपने देखना कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का कॉन्टिन्यूस मरमर कैसा होता है, उसके ऊपर गौर करना है। फिर एक टॉफ का केस देख लेना है कि उसमें जो 2 मरमर आते हैं जो क्लिनिकल फाइंडिंग आपको मिलती है क्लब साइनोस, आपने एक दफ़ा देख लेना। तो एक दफ़ा जब आप सारे केसेस देख लें तो आपके कान ट्यून अप हो जाएंगे, वो खुद बताएंगे कि ये एरिया के फला मरमर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये आपको देखा, अब आपने ऑस्कल्टेशन कर ली, प्रोसीजर भी बता दिया, कहाँ पे क्या फोकस करना है वो भी बता दिया, तो आपके पास एक मरमर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो टेम्पलेट मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला, और एक इधर जो टेम्पलेट लिखा हुआ है, मरमर आ जाएगा आपके ज़हन के अंदर खुद ही। ये टेम्पलेट है सिर्फ बताने के लिए कि आपने बताना कैसे, कि आपने जब भी ऑन ऑस्कल्टेशन पेशेंट बोथ हार्ट साउंड आर ऑडिबल विद करैक्टर, जो करैक्टर आएगा वो मरमर के लिहाज से मरमर मेरे ज़हन में है, ठीक है। तो फर्ज करें कि मैं कहता हूँ मेरा पेशेंट जो है वो MS का पेशेंट है, माइट्रल स्टेनोसिस का, तो बोथ हार्ट साउंड आर ऑडिबल, और MS के अंदर जब भी माइट्रल एरिया होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड में हो जो है ना उसके करैक्टर के अंदर तब्दीली आएगी। तो MS है तो लाउड S1, तो बस मैं कह दूंगा जी पेशेंट इज हैविंग बोथ हार्ट साउंड ऑडिबल, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लाउड एट द एपिकल एरिया। और अगर मेरा AR का मरमर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एओर्टिक मरमर आ रहा है, तो हमने सेकंड हार्ट साउंड के ऊपर कमिट करना है कि मेरी बोथ हार्ट साउंड आर ऑडिबल एंड एओर्टिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इज सॉफ्ट।
ठीक है, तो मैं इसमें से ये पिक कर लूंगा AS और AR के अंदर। लेफ्ट पेरिस्टर्नल हीव है तो ऑटोमेटिकली P2 लाउड आ जाएगी, वो मैंने आपका गौर कर लेना। और अगर मैंने ASD का मरमर पिक किया तो वहां पे फिक्स स्प्लिट होगी। तो ये चीज आपने ऐसे ही लिख के याद करनी है। मरमर आपके जहन में होगा तो उसमें से जो चीज आपने, अगर तो माइट्रल एरिया के मरमर है तो फर्स्ट हार्ट साउंड के करेक्टर चेंज होंगे, और अगर जो है एओटिक एरिया के मरमर है तो फिर आपके A2 का जो है वो करेक्टर जो है चेंज होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर जो है वो पल्मोनरी एरिया का मरमर होगा तो P2 लाउड हो सकती है और स्प्लिट मिल सकती है। तो ये चीज आपने लिख के इसको याद करना है, ठीक है। मरमर तो आपको पता चल जाएगा, इसमें से बताते हुए एक जुमला पिक कर लेना। उसके बाद ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये है मरमर का टेम्पलेट। मरमर हमने पिक कर लिया, एओटिक स्टेनोसिस है, एओटिक रिगर्जिटेशन है, MS है या ASD है या VSD है, हमने मरमर तो हमने पिक कर लिया। तो मरमर की 7 चीजें आपने बतानी है। सबसे पहली चीज कि कार्डिक साइकिल में उसकी करैक्टर क्या है। कार्डिक साइकिल मिसाल के तौर पे वो मिड डायस्टोलिक मरमर है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, तो ये मुख्तलिफ तरह के 6 मरमर होते हैं। ये आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं और वैसे भी आपको याद आ जाएगा। जैसे माइट्रल एरिया के ऊपर जो है, अगर माइट्रल स्टेनोसिस हो तो उसे क्या कहते हैं, अर्ली जो है ना मिड डायस्टोलिक मरमर। तो पहला चीज है मिड डायस्टोलिक मरमर और आगे आपने लिखा हुआ है MS। ये आपको टाइम, पहले तो आप ये चीजें ये साथ ही ये याद कर लें कि कौन कौन सी आपने नोट कर। सबसे पहले कार्डिक साइकिल में टाइमिंग उसकी नोट करनी है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर साइट, वो जहां पे आपको मिला है वो उसकी साइट हो जाएगी। एपिकल है, ट्राइकस्पिड है, वो पल्मोनरी है, वो A2 है, वो P2 है, जो एरिया वो आपने एरिया बता देना है। तीसरे नंबर पे है आपकी ग्रेड। अगर आपको थ्रिल मिली थी तो ज्यादा चांस है वो ग्रेड 4 या 5 का होगा। अगर वो आप जब उसकी रेडिएशन चेक करेंगे तो अगर रेडिएशन में मिल रहा है 5 है, नहीं तो जब भी थ्रिल मिल जाए तो ग्रेड 4 मरमर बताना। और अगर नहीं मिली तो ग्रेड 3। तो आपने ग्रेड का डिसाइड कर लिया। तो पहली चीज क्या हो गई कि उसका कार्डिक साइकिल में क्या उसका करैक्टर है, दूसरा उसका एरिया बताना है और तीसरा उसका ग्रेड बताना है। चौथे नंबर के ऊपर कि पेशेंट का मरमर कैसा है, अगर वो जो है वो हॉलो मरमर है, वो ब्लोइंग मरमर है या जो रफ रंबल मरमर है, उसका करैक्टर आपने ये चीजों इन 3 ही तरह के होते हैं। ये मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। तो करैक्टर बताना है, ठीक है। ये चौथी चीज होगी। 5वीं नंबर के आपने ऊपर बताना है कि रेडिएशन किस तरफ हो रही है, ठीक है, रेडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और छठे नंबर के ऊपर आपने उसका बताना है कि पेशेंट की जो है वो बेस्ट पोजीशन, जिसमें आप कहाँ जो है ना वो कौन सी पोजीशन है, ऑन द लाइंग और इन द लेफ्ट लेटरल इन द सिटिंग फॉरवर्ड एंड लीड। तो बेस्ट पोजीशन उसकी कौन सी, और उसका विद इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ क्या प्रोमिनेंस है। कि अब लेफ्ट साइड के होगा तो एक्सपिरेशन पे ज्यादा हो जाएगा, राइट साइड का होगा तो इंस्पिरेशन। तो ये 7 चीजें आपने मरमर की जरूर बतानी है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। इसको आप लिख लें इसी तरह, टाइमिंग, साइट, ग्रेड, करैक्टर, रेडिएशन, बेस्ट पोजीशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। तो खुद ब्रेन आपका बताएगा कि ये चीज आप उसके अंदर डालते जाए। मरमर आपने तकरीबन पिक किया हुआ है, ये चीजें फिर आपने उसमें ज्यादा डिसाइड। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो पहले आपने मरमर लिख लेने, वो आपको आ जाएगा जी ये मिड डायस्टोलिक मरमर है तो माइट्रल स्टेनोसिस का हो सकता है या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का हो सकता है। उसके बाद जो है पैन सिस्टोलिक मरमर है तो वो माइट्रल रिगर्जिटेशन का हो सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का हो सकता है। तो वही मैंने लिखा हुआ पैन से MS, VSD और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। उसके बाद है डायस्टोलिक मरमर, अर्ली डायस्टोलिक मरमर AR का हो सकता है, ठीक है। और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का भी हो सकता है, लेस लाइकली लेकिन AR का होता है। उसके बाद जो है वो जो है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, वो जो है एओटिक स्टेनोसिस का होता है। कंटिन्यूअस मरमर वो PDA का होता है। और बाकी जो है मशीनरी मरमर जो है वो ट्रांसप्लांट वेल्व का होता है। तो ये लिख के आगे उनकी पॉसिबिलिटी ये याद कर लेनी है। तो जो भी मरमर है आपका, TR का मरमर आप बताना है पैन सिस्टोलिक मरमर, अगर आप MR का मरमर पिक किया तो बताना है पैन सिस्टोलिक मरमर। एओटिक स्टेनोसिस तो इजेक्शन, तो ये आपने ये बता देना। साइड भी पता चल गया, ग्रेड पता चल गया। करैक्टर 3 तरह का ही होता है। माइट्रल स्टेनोसिस का सबसे डिफरेंट करैक्टर है रफ रंबलिंग मरमर। बाकी जहां भी रिगर्जिटेंट मरमर होंगे वो सारे के सारे जो है वो ब्लोइंग होंगे, और जहां भी स्टेनोटिक मरमर होंगे वो सारे के सारे हार्श होंगे। बस ये याद रखना। जहां भी रिगर्ज के मरमर होंगे या सेप्टल डिफेक्ट के होंगे तो वो होंगे ब्लोइंग, और जहां भी स्टेनोटिक मरमर होंगे तो वो होंगे हार्श। बस इन तीनों में से कोई एक करैक्टर साथ जोड़ देना। और रेडिएशन जिस तरफ जा रही है वो आपने जोड़ देनी है, और बेस्ट पोजीशन जो थी वो आपको पता है वो जोड़ देना, और आपने उसके बाद इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद। तो ये टेम्पलेट आपको जैसे आप मरमर बताते होंगे तो ये मैंने उसके लिए लिखा हुआ, ये आपने याद करना है। और हर मरमर को इसके अंदर डाल डाल के आपने बार बार जुमले बोलने हैं। 2 से 3 जो भी मरमर आप उसमें डालेंगे वो लहदा मरमर को लहदा लहदा चीजों के साथ बताना। हार्ट साउंड दोनों की कॉमन बता देनी है। उसके बाद जो पहला मरमर उसके साथ चीजें, दूसरा मरमर जो आ रहा है उसकी साथ चीजें आपने ऐसे बतानी है, एरिया लोकलाइज कर। तो यहां तक अब हम पहुंच गए, हमें प्रीकॉर्डियम की सारी फाइंडिंग मिल गई है, ठीक है।
इंस्पेक्शन पे, पैल्पेशन पे, ऑस्कल्टेशन पे, वो हमारे ब्रेन ने सारी की सारी कमांड हमें बता दी कि ये। अब हमने करने जाना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में, प्रीकॉर्डियम के एक्सटेंशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज है जेवीपी आपने देख के जानी है, दूसरे नंबर पे आपने पल्स देखनी है और तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर देखना है। अब आप आ जाए जेवीपी के ऊपर। जेवीपी के ऊपर क्या करना है आपने, नेक, अब जेवीपी की मेन कमांड होगी तो तब भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और अगर ये एक्सटेंशन है तो फिर क्या करना है। तो पहले मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अगर जेवीपी की मेन कमांड होगी तो आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नेक के अंदर पेशेंट को थोड़ा सा टर्न करके वहां पे टॉर्च से देखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लेविकुलर एंड से अप टिल द ईयर लोब्यूल, आपने उसको फर्स्ट टॉर्च से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फाइंड करना है, जेवीपी को फाइंड करना है। फर्स्ट इज द ऑब्जर्व फॉर वीनस पल्स। आपने जब ऑब्जर्व कर लिया, आपको पता चल गया वीनस पल्स मिल गई, तो पहला है टॉर्च से ऑब्जर्व करें। दूसरा है कंफर्म। कंफर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे लेफ्ट कैरोटिड के ऊपर हाथ रखेंगे, देखेंगे कि आर्टीरियल पल्स के साथ है वीनर। तो आपने बस 2 चीजें याद रखें, बेस ऑफ द नेक के ऊपर प्रेशर डालें, अगर तो वो जो है मास्क हो जाए तो इसका मतलब वो वीनस है। अब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लेक्स करें, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर देंगे और अगर जो उसका हैंड जो है वो जो उसका अपर जो बॉर्डर है वो राइज कर जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो वीनस है, तो वो जेवीपी की ही पल्स है। तो पहला क्या होगा, आपने पहले उसको फाइंड करना है टॉर्च के साथ अप टिल द ईयर लोब्यूल। बच्चे अक्सर जो है इसी एरिया के अंदर या मिड तक रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैंने ईयर लोब्यूल पास कर, बहुत ऊपर तक आ रहा होता है। तो आपने अब पहला आपने टॉर्च के साथ ऑब्जर्व किया, दूसरा आपने कंफर्म किया। 2 प्रोसीजर, बेस के ऊपर आपने प्रेशर डाला या आपने एब्डोमिनोथोरेसिक कर लिया। इसके अलावा 2 और क्या है कि आप कैरोटिड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। या पेशेंट को उठाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, अगर आप लिटाएंगे तो उसको हैंड और ऊपर चला जाएगा। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनिमम चीजों से कंफर्म करके जाना कि ये वीनस पल्स है, जेवीपी। उसके बाद है मैयर। अगर आपने कंफर्म कर लिया उसको है तो आपने उसको मैयर करना। मैयर कैसे करना, जो अपर बॉर्डर है वहां पे एक रखनी है और फुट को जो है आपने स्टर्नल एंगल के ऊपर रखना है, जितना सेंटीमीटर वो आपने नोट कर लेना है। तो दैट इज द मेजरमेंट। तो ये 3 स्टेप है। अगर आपका मेजर है, आपको कमांड ही जेवीपी की मिली है, तो पहले आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसे कंफर्म किया दो मेथड के साथ, उसके बाद फिर आपने उसको मैयर कर लिया। और जब आपने मैयर किया तो फिर आपको कुछ करैक्टर देखने मास्टर आने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ए वेव कैसी होती है देखने के ऊपर जेवीपी, वी वेव कैसी होती है, वाई डिसेंट कैसा होता है, और कैनन वेव कैसी होती है। कैनन वेव तो 3rd डिग्री हार्ड ब्लॉक में ये लिखा है क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी एग्जामिनर मुझसे पूछेगा अगर जेवीपी का लॉन्ग, वो मुझे कमांड ही जेवीपी की दे रहा है कि तो मैं पूरा जब मैयर कर लूंगा तो मुझसे पूछेगा कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। ए वेव कब आता है, ए वेव आता है जब आपके जो राइट एट्रियम है उसके आगे स्टिनोसिस है, या ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर या पल्मोनरी एरिया के ऊपर, तो मुझे एट्रिया की बीट यहाँ पे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहां पे बीट मिलेगी, तो उसे कहते हैं ए वेव। तो इनडायरेक्ट एविडेंस ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी स्टिनोसिस मुझे अगर उसके ऊपर मिल गया है जो है ना, जब मैं उसको वो एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ए वेव होगी जो मुझे कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो है वो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वेव मिलेगी। तो ए वेव ट्राइकस्पिड स्टिनोसिस और वी वेव ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। और वाई डिसेंट पेरिकार्डियल एफ्यूजन या पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो है हमें वाई डिसेंट मिल सकता है। कैनन वेव नहीं मिलती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद करके जानी है। अगर जेवीपी की कमांड होगी तो आपसे एग्जामिनर इसके बारे में पूछेगा। अगर आप प्रीकॉर्डियम का केस कर रहे थे और फिर अपने जेवीपी एक्सटेंड किया तो बस आपने कंफर्म करना है और आपने सिर्फ जस्ट आपने देखना है कि आपको पेशेंट को आपको जेवीपी आ रहा है। अगर वो क्लेविकल से ऊपर है तो इसका मतलब जेवीपी इज नेक वेन्स आर इनगॉज्ड। एक तो यहां तक आप रखें, अदरवाइज आप बताएं कि देयर आर डेफिनेट वीनस पल्सेस अप टू द मिडल और अप टिल द ईयर लोब्यूल। उसमें मैयर नहीं करना, जस्ट आपने ऑब्जर्व और कंफर्म करना और आगे चले जाना। तो अगर आपको मेन कमांड मिलेगी तो फिर आपने मैयर भी करना है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इतने मास्टर्ड हैं कि आपको लगता है कि आपने ये मरमर बड़ी जल्दी पिक कर लिया तो आपको जेवीपी मिलता है, आप मैयर करना चाहे तो वो आपके ऊपर है। नहीं तो मिनिमम यही होता है इसमें कि आप जेवीपी बारे में बता दें कि रेज है या नहीं, ठीक हो गया। तो ये आपको मेन कमांड मिल गई, उसका भी पता चल गया, और अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसका भी पता चल गया, जस्ट आपने बताना। देन इज द पल्स। अब सबसे पहले बताते हैं कि पल्स की अगर मेन कमांड मिलेगी तो क्या करना है। पल्स की अगर आपको मेन कमांड मिलती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडियल पल्स के ऊपर हाथ रखना है। अगर वो आपको मिल गई है राइट रेडियल के ऊपर तो वेल एंड गुड, राइट रेडियल मिल गई है, आप उसको पहले कंपेयर कर लें। अपोजिट साइड की रेडियल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, उसके बाद रेडियो फेमरल आ रही है, तो ये आपकी जो है टाकायासु आर्टराइटिस या सर्वाइकल रिब जो है लेफ्ट साइड की वो भी आपकी हो गई, और आपने जो है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है उसको भी आपने कर लिया। तो रेडियो फेमरल डिले को सबसे पहले आपने उसको देख लेना, ठीक है। अभी रेडियस के ऊपर ही हाथ है, तो दूसरी चीज हमने क्या देखनी है कि पेशेंट की पल्स जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, बस आपने जस्ट इतना अंदाजा लगा लें। बाकी इसके
पल्सेस, बिस्फरिंजेस, ये वो बहुत सारे करैक्टर हैं, वो जैसे जैसे आप मास्टर करते जाएंगे, लेकिन एट द लेवल आपको मिनिमम रेगुलर या इरेगुलर वो आपने फोकस करना है कि ये रेगुलर ये। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे अप्रोक्सीमेट टैकी है या ब्रेडी है, ठीक होगा, ये तीन चीजें आपने नोट कर ली। उसके बाद आपने फोकस करना है वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम इसका लो वॉल्यूम पल्स है या हाई वॉल्यूम पल्स है या नॉर्मल वॉल्यूम। अगर तो नॉर्मल वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है तो दैट्स गुड, आपने सिर्फ नोट करना है। अगर आपको हाई वॉल्यूम पल्स मिली है तो यहीं पे आपने वाटर हैमर पल्स करनी है, लो वॉल्यूम पल्स के ऊपर वाटर हैमर चेक नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको लो वॉल्यूम मिल गई है तो बस ठीक है, फिर आपको वाटर, अगर हाई वॉल्यूम मिली है तो फिर वाटर हैमर चेक करनी। और चौथे आखिर में क्या करना है, आपने उसकी वेसल वाल को पैल्पेट करके देखना है कि वेसल वाल पैल्पेबल है, यानी जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फीचर। तो यही चीजें मैंने लिखी हुई हैं। रेडियल पे हाथ रखा, रेडियल और फेडियोफेमोरल रे, रेगुलर या इरेगुलर, टैकी और ब्रेडी। चौथे नंबर पे नॉर्मल वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम, अगर हाई होगा तो वाटर हैमर चेक करना और वेसल वाल्व को पैल्पेट करके देखना, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी जितनी पल्सेस हैं आपने ब्रेकियल को ब्रेकियल के साथ, कैरोटिड को कैरोटिड के साथ, फेमरल को फेमरल के साथ, पोप्लीटियल को पोप्लीटियल के साथ, और जो है डॉर्सिफ, ये सारी पल्सेस को कंपेयर करना है। तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट इसमें होता है कि जो बाज़ का ना कुछ स्पेशल करैक्टर मिल जाते हैं, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के को आपको जो है मुख्तलिफ तरह के मरमर के पल्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं, वो मास्टर करना पड़ता है। तो वो अगर आप नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये जहाँ तक कंपेयर करना है ना, अगर आपको मेन पल्स की कमांड आएगी तो सारी वेसल्स को पहले ये रेडियल के जो 5 स्टेप है वो पूरे करेंगे और सारी वेसल्स को कंपेयर करेंगे। और अगर आप जो है सिर्फ प्रिकॉर्डियम करके एक्सटेंशन करके आ रहे हैं तो बस आपने अंदाजा लगाना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है, टैकी है या ब्रेडी है, और हाई, लो और नॉर्मल वॉल्यूम, और हाई वॉल्यूम है तो वाटर हैमर। बस फिर आपने सिर्फ ये तीन चीजें चेक करनी, फिर सारी पल्सेस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, फिर इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक। तो ये आपकी पल्स की एक्सटेंशन भी होगी, मेन केस भी होगा। उसके बाद है ब्लड प्रेशर आपने देखना है, और पल्स प्रेशर स्पेशली किस लिए देखना है, पल्स प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर देखना है पल्स प्रेशर के लिए। तो वही अगर जो है वो नैरो होगा तो एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, वाइड होगा तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे आपने पल्स प्रेशर नोट कर लिया, ठीक है। तो मेन प्रिकॉर्डियम का एग्जामिन किया और 3 ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख ली। यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको जो मरमर आपको मिलेंगे उसके लिहाज से ये पल्स भी मिल जाएगी, जेवीपी भी मिल जाएगा और बीपी पर, ये सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। और ये आप यहाँ तक कर चुके हैं। उसके बाद अगली 3 चीज़ों मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना मैं आपको भूल गया हूँ कि अक्सर पूछा जाता है जब आपको ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है आपको एमएस और एमआर मिला है तो व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट मर्मर। तो प्रीडोमिनेंट जब भी एमएस और एमआर दोनों इकट्ठे आएंगे या एएस और एआर इकट्ठा आएगा तो फिर एग्जामिनर पूछेगा मर्मर आपका व्हाट इज द डोमिनेंट मर्मर। तो डोमिनेंट मर्मर ये है कि मिसाल के अगर एमएस एमआर दोनों आ रहे हैं तो अगर एमएस प्रीडोमिनेंट होगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि पेशेंट को टैपिंग एपिक्स बीट मिलेगी और लो वॉल्यूम पल्स मिलेगी और एपिक्स बीट डिस्प्लेस नहीं होगी। और अगर एमआर प्रीडोमिनेंट होगा तो एपिक्स बीट डिस्प्लेस्ड होगी और हाई वॉल्यूम पल्स मिलेगा। सो पेरिफेरल कैरेक्टर से आपने डिसाइड करना है कि इसको एमआर प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरह एएस और एआर का अगर मर्मर आ रहा है तो फिर वही आपने नोट करना है उसकी पल्स कैसी थी। लो वॉल्यूम पल्स है तो एएस होगा, स्लो राइजिंग या स्लो वॉल्यूम पल्स। और अगर वाटर हैमर पल्स आ रही है तो एआर प्रीडोमिनेंट होगा। साथ ही सेकंड उसमें हमें जो ऑगमेंट करेगी वो चीज ब्लड प्रेशर, उसमें पल्स प्रेशर भी उसका, अगर एआर का मर्मर होगा तो वो पल्स प्रेशर उसका वाइड होगा और अगर एएस है तो फिर वो लो वॉल्यूम के साथ नैरो होगा, ठीक है। और ये 2 चीजें हमें डिसाइड करके बता देंगी कि एएस प्रीडोमिनेंट है या एआर। तो बीपी, पल्स और एपिक्स बीट की पोजीशन, उससे हमें पता चलेगा कि एमएस या एमआर इन दोनों में से कौन सा प्रीडोमिनेंट है और एआर और एएस इन दोनों में से कौन सा प्रीडोमिनेंट है अगर दोनों आ रहे हैं एक ही पेशेंट। तो ये चीज भी हो गई। मर्मर के आपने टेम्पलेट भी बना लिए, हार्ट साउंड के भी टेम्पलेट बना लिए, जेवीपी भी कर लिया, पल्स भी कर ली, बीपी भी आपने देख लिया। अब आगे क्या चीजें, आगे चीजें ये है कि आपने हैंड और लिम्ब एग्जामिनेशन करना है कि कोई आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पॉइंट मिल रहा है या आपको रोमैटिक फीवर के टेंडर ज्वाइंट मिल रहे हैं, तो आपने वो चीज नोट करनी है, ठीक। हैंड एंड आर्म प्लस ज्वाइंट्स, हैंड देखना है, आर्म पूरा देखना है और ज्वाइंट्स देख लेने हैं, रिस्ट के और एंकल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और नी। ये एक्टिव रोमैटिक फीवर चल रहा होता है, बास्कत को बेबी भी रख दे जिस रोमैटिक फीवर का केस होता है, तो वो आपने देखना है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रोमैटिक फीवर का क्लू लेना है। तो हैंड के ऊपर, नेल्स के ऊपर कोई क्लबिंग मिल सकती है, स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल सकती हैं, आपको जो है नेल फोल्ड इन्फार्क्ट मिल सकते हैं, जेनवे लीजन, ऑस्लर नोट्स, यही मैंने लिखे हैं नेल्स की फाइंडिंग। पल्प के अंदर ऑस्लर जेनवे लीजन्स, आर्म्स के अंदर आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या देख सकते हैं, आपको आईवी ड्रग अब्यूजर के जो है ना वो मार्क मिल सकता है आपको, बाकी को पटिकाई मिल सकते हैं, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल जो है वो रोमैटिक फीवर का जो है ना फोकस वो आपको मिला। एंकल और नी ज्वाइंट देखने को वो इन्फ्लेम्ड है या नहीं, वो भी रोमैटिक फीवर का फोकस। तो आपने एक्सटेंशन में जीपी में सिर्फ ये चीज देखनी।
ठीक हो गया। उसके बाद आपने जीआई स्क्रीन करना है, लीवर, स्प्लीन और फ्री फ्लूइड। अगर आपको जो है टेंडर हेपेटोमेगाली और फ्री फ्लूइड है तो आपको सीसीएफ या राइट हार्ट फेलियर का साइन है, और अगर आपको स्प्लीन मिल गया तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का साइन। न्यूरो जरूर स्क्रीन करनी है कि पेशेंट को साथ कोई एम्बोलिक फिनोमिना तो नहीं हुआ, कोई स्ट्रोक, आपने उसके दोनों लिम्स ऊपर करवाने और प्लांटर्स चेक करके देखने। ठीक हो गया। तो ये टोटल चीजें हैं जो आपने करना है। और बताते हुए भी जब आपको मैंने आपने इसको ऐसे ही बताना है कि भी आपने एक एक बार को याद करना है कि मिसाल के तौर पे एमआर का मरमर है तो आपको कोई पल्सेशन मिली है, चेस्ट डिफॉर्मेट स्कार, बल्कि यूजुअली नॉर्मल होगा, और पैल्पेशन के ऊपर जो एपिक्स बीट डिस्प्लेस्ड होगी उसकी, और राइट वेंट्रिकुलर पैरास्टर्नल हीव, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव मिल सकती है, सिस्टोलिक थ्रिल मिल सकती है, और हार्ट साउंड पैल्पेबल हो भी सकती है और नहीं भी, और रब नॉर्मल। ठीक है, तो ये जुमले बना के आपने बार बार बोलना है। स्कीम, अब ये जो आपने जो जुमले बनाने, ये ग्रीन के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, यही आपने उसमें इनकॉर्पोरेट करते जाना है। अगली चीज आपने ये याद रखनी है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एमएस का मरमर उनको पिक तो कर लिया, तो वो अपनी इंस्पेक्शन और पैल्पेशन की फाइंडिंग को चेंज कर देते हैं। वो चेंज नहीं करना, जो आपको मिला वही। अगर आपको एमएस का मरमर भी मिला है और एपिक्स बीट डिस्प्लेस मिल रही है, फर्ज करें वो इंटीरियर एक्सिला में आ रहा है, तो आपने वही बताना है। ऐसे चेंज नहीं करना कि एपिक्स बीट इज जो है ना इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द निप्पल लाइन और इट इज 3 to 4 सेंटीमीटर। तो आपने मरमर के हिसाब से हर चीज, ये इंस्पेक्शन पैल्पेशन पे जो मिल रहा है वही चीजें बतानी है। ऑस्कल्टेशन पे जो चीज मिली आपको, जो मरमर मिला है, उसके लिहाज से आप हार्ट साउंड को चेंज कर सकते हैं। बाकी जो मरमर मिला उसके ये 7 करैक्टर बताने हैं। ठीक है। पल्स आपको लो वॉल्यूम है या हाई वॉल्यूम है, आपने उसके ऊपर गौर करना है। अगर आपको एमएस का मरमर मिल गया तो आपने ये नहीं करना कि भी अब आप उसको कहें कि नहीं, अब एमआर भी हो सकता है वो आपसे मिस हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो एआर भी उसके साथ वो आपसे मिस हो रहा है और वो ज्यादा हो एमएस की तरह ना हो, तो फिर आपने ये जो पल्स अगर आपको नॉर्मल वॉल्यूम मिल रही है तो आपने नॉर्मल ही रखना है। ठीक है, और फिर फोकस करना है कि आपसे कोई चीज़ मिस हो रही होगी। ठीक है, तो अब बाज़ औक़ात जो है ना, ये अक्सर बच्चे ये करते हैं कि उसको वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो आपने जो ओरिजिनल फाइंडिंग है, पल्स की ओरिजिनल फाइंडिंग है, वही बतानी है और कोरिलेट करने की कोशिश करनी है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें यही हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और आखिर में बताना है कि पेशेंट को इज हैविंग दिस मर्मर, माइटल रिगर्जिटेशन और पेरिफेरल एक्सटेंशन, पेशेंट इज हैविंग नो साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑन द आर्म्स एंड हैंड्स, आर हैविंग द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सुजेस्टिव बाय क्लबिंग स्प्लिंटर हेमरेजेस। और अगर आपको जीआई के अंदर जो है वो लीवर, स्प्लीन, there is hepatomegaly and it is tender free fluid in abdomen present or not and non focal neurological examination। ठीक है, तो इसको आपने सामने रखना है। अब इस अप्रोच के आपको 2 मेजर फायदे क्या होंगे। एक तो कोई स्टेप नहीं भूलेगा, आपकी सारी फंडिंग पिक होंगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो चीजें बतानी है आपके सामने, आपने जब एग्जामिनर को देख रहे होंगे, मर्मर और पेरिफेरल फाइंडिंग ब्रेन के अंदर आपके जो है वो आंसर आ चुका होगा, आपने इनको सामने रखना और जुमले बना बना के आपने उनको बताना है। ठीक है, तो आपने इसको बार बार रिहर्सल करना है। तो बाकी ये शायद आपको नज़र ना आ रहा होगा, तो अभी मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के वो भी साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो बार बार करें। कार्डियोलॉजी के वार्ड में जाएं, पहले सिंपल मर्मर को मास्टर करें कि लैपटॉप से सुने, और फिर उसको बार बार सुनाएं, उसको इंस्पेक्शन पैल्पेशन की एग्जैक्ट फाइंडिंग बताएं, और जो आपको पेरिफेरल साइन मिले हैं वो आप उसको एग्जैक्ट बताएं, एक दूसरे को सुनाएं। जितना सुनाएंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिसने अप्रोच लिखी होगी वही रिकॉल कर सकेगा, बगैर लिखे नहीं हो सकता। अगर आपको लिख के कोई बुक भी दे देगा कि ये बुक है, आप इसको देख लें, इसको याद कर लें, वो भी नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से लिखा हुआ नहीं लिखेंगे। ये स्कीम बेशक आप, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया, आप ये खुद भी लिख सकते हैं, आप इससे अच्छी लिख सकते हैं। हो सकता है आप कहें कि ये 2 चीज़ें ओमिट कर दो, टाइम मेरा और बच जाएगा। तो आपने इसको खुद लिखना है, इसके ऊपर फोकस करना है, हाथ से लिखेंगे तो आपको याद होंगी। इसके अलावा इसी तरह ग्रीन, रेड, ये मैंने लिखी हुई है, मेरा ब्रेन मुझे बताता है कि रेड के अंदर मैंने ये पॉइंट नोट करना था और इनका आंसर ये ग्रीन के अंदर लिखा हुआ, तो ब्रेन को फिर वो आंसर मिलता है। और जो जुमले हैं वो मैंने ये ग्रीन कलर वाले या ब्लू कलर वाले जब मैं बता रहा होता हूँ तो वो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये अप्रोच लिखें, इसको याद करें, लैपटॉप पे साउंड सुने और कार्डियोलॉजी में जाके परफॉर्म करें, बार बार सुने। 2 से 3 दिन के अंदर आप मास्टर होना शुरू हो जाएंगे सिंपल मरमर के। तो ठीक है जी, और एक ही पेशेंट में 1 से ज़्यादा मरमर आ सकते हैं, जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले थे उनके लिए, तो वो आपने उसको भी फोकस करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।